Please subscribe to my YouTube channel, Educational File. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, वो है कानून तकसीर हासिल। इसे हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं। रिटर्न भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। डेफिनेशन में हम इसे सिंपल और सादा डेफिनेशन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी फर्म या कारोबार में मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो इसके मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता चला जाता है। इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न या कानून तकसीर हासिल का नाम देते हैं। और ज़्यादा आसान कर देते हैं। ये तो आपको एक सिंपल जो इंट्रोडक्शन में चीज़ बताई है, लेकिन अगर इसे डेफिनेशन की तरतीब में लिखा जाए या हम इसे डेफिनेशन में किस तरह से कर सकते हैं, तो डेफिनेशन इसकी आसान कर लेते हैं और भी ज़्यादा आसान कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि जब किसी एक मुअय्यन आमिल पैदाइश पर दीगर मुतगय्यर आमिल या आमलीन की इकाइयाँ, ये किताब है दीगरे, ये के बाद दीगरे लगाई जाती हैं या लगाने से हर जायद इकाई पहली इकाई की निस्बत ज़्यादा पैदावार या मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली जाती है। तो इसको हम कानून तकसीर हासिल का नाम देते हैं।
ये तो हमारी डेफिनेशन और तारुफ था, लेकिन इसे और आप लोगों को समझाने के लिए इसकी वजाहत कर लेते हैं। वजाहत करने से आपको समझने में आसानी होगी। तो ज़्यादातर जो वजाहत है वो हमेशा डेफिनेशन के अंदर से ही निकलती है। अब जैसे एक मुअय्यन आमिल पर, अब एक मुअय्यन आमिल का मतलब है कि हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर दीगर मुतगय्यर आमिल की इकाइयां। अब दीगर मुतगय्यर आमिल तो ऐसे आमिल होते हैं जो तब्दील नहीं होते, तब्दील होते रहते हैं। तो तब्दील होने वाले आमिल में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? तो सबसे पहले तो मैं मुअय्यन आमिल देख लेता हूं। अब मुअय्यन आमिल में इस हमने फर्ज कर लिया है ज़मीन को, जबकि मुतगय्यर आमिल में हम कोई से एक चीज़ फर्ज कर सकते हैं या दोनों भी चीज़ें फर्ज कर सकते हैं। मैं सरमाया भी फर्ज कर सकता हूं और इसके अलावा मेहनत यानी कि मजदूर भी अफराद को इसमें शामिल कर सकता हूं। क्योंकि ज़मीन हम चेंज नहीं कर सकते इस कानून में, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, जबकि सरमाया हम 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 50,000 कोई भी तब्दील करते रहते हैं, उसमें फ़र्क आ सकता है। मेहनत की एक इकाई एक मज़दूर लगाने से, दूसरा मज़दूर लगाने से, तीसरा मज़दूर लगाने से जो हमें पैदावार में इजाफा होता है, या कुल पैदावार में या मुख्ततिम पैदावार में, तो वो हमारे पास सरमाया और मेहनत है। अब इसको और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम इसका गोशवारा बनाते हैं। तो ये हमारे पास गोशवारे में हमने पहले नंबर पे इसकी मेहनत का टेबल बनाया, दूसरे नंबर पे हमने कुल हासिल, तीसरे नंबर पे हमने मुख्ततिम हासिल का टेबल बनाया। इस तरह अगर फर्ज करें मेरे पास मेहनत या सरमाए की 5 इकाइयां हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मेरे पास मजदूर हैं, और मैं एक ज़मीन के टुकड़े पर, वो चाहे 1 एकड़ है, 5 है या 20 एकड़ है, उस पर लगाना चाहता हूं। अब इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो होगा मुख्ततिम हासिल। तो मैं कुल हासिल बनाने की बजाय सबसे पहले मुख्ततिम हासिल बनाऊंगा। मुख्ततिम हासिल में मैं कोई भी एक रकम फ़र्ज कर लूँगा। फ़र्ज़ करें कि मेरी पहला मज़दूर लगाने पे ज़मीन पे जो पैदावार है वो तकरीबन 100 किलोग्राम है। किसी भी चीज़ की, वो गंदम हो सकती है, कपास हो सकती है, और फिर 50 के इजाफे से, यानी कि अगला मज़दूर लगाने पे मुझे जो मुख्ततिम पैदावार है वो 150 हासिल हुई, 200, 250 और 300 मुख्ततिम पैदावार हासिल हुई, यानी कि 50 के इजाफे के साथ। इसी तरह अब कुल हासिल बनाने के लिए हमारे पास आसानी हो जाएगी। पहले नंबर पे हमने जैसे 100 लिखा था वैसे 100 लिख दिया। अब 150 100 में जमा करेंगे तो मेरे पास 250 बन जाएगा। 250 में अगर 200 जमा करेंगे तो मेरे पास 450 बन जाएगा। 450 और 250 जमा करने पर मुझे कुल हासिल 700 मिलेगा, और 300 जमा करने पर मेरा जो कुल हासिल है वो 1000 बन जाएगा। तो इसकी आप वजाहत आसानी से कर सकते हैं
कि जैसे ही एक मुअय्यन अमल पर एक मुतगय्यर अमल यानी कि पहला मजदूर लगाया तो मेरे पास मुख्ततिम हासिल 100 था, और जैसे ही दूसरा मजदूर लगाया तो मेरे पास मुख्ततिम हासिल पहले की निस्बत इजाफा हो गया, 150 हो गया, और तीसरा मजदूर लगाने पर 200 हो गया, और चौथा मजदूर लगाने पर 250 हो गया, और पांचवा मजदूर लगाने पर 300 हो गए। इसी तरह आप कुल हासिल को भी इसमें इसके न्यूमेरिकल डाटे को शामिल कर सकते हैं। तो वजाहत मैंने आपको बता भी दी है, तो आप इसको कर भी सकते हैं। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है इसकी डायग्राम। डायग्राम में बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखूंगा, जिसमें पहले नंबर पे जो मेरे पास वाई साइड है और एक्स साइड है। वाई साइड पे पहले मैं कीमत लिखता था, लेकिन इसमें पैदावार और हमारे पास मेहनत की इकाइयाँ हैं, तो इस साइड पे मेरे पास मुख्ततिम पैदावार, और मेरे पास वाई साइड पे मेहनत की इकाइयाँ। अब इसमें क्योंकि मेरा मुख्ततिम हासिल है वो 100 से स्टार्ट है, तो मैं इधर 100 और 50 के फर्क से 150, 200, 250, 300 लिखूंगा। अब मैं सबसे पहले पहली इकाई पे देखूंगा कि मेरे पास कितना है। अगर पहली इकाई की बात की जाए और पहली इकाई मेरे पास मजदूर 1 है, तो मेरे पास मुख्ततिम पैदावार भी 100 है। इसी तरह दूसरी इकाई पे मेरे पास मुख्ततिम पैदावार 150 है। तीसरी इकाई पे मेरे पास मुख्ततिम पैदावार 200 है। तीसरी इकाई पे चौथी इकाई पे मेरे पास मुख्ततिम पैदावार 250 है, और पांचवी इकाई पे मेरे पास मुख्ततिम पैदावार 300 है। अब मैं इन डॉट्स को आपस में मिलाऊंगा और एक खत बनाऊंगा। ये मेरे पास खत बन गया, लेकिन ये खत जिस चीज़ को जाहिर करता है वो एरो का निशान ऊपर वाली साइड पे, यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। पैदावार की इकाइयाँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। पैदावार की इकाइयाँ बढ़ने के साथ साथ मेरे पास इसकी मेहनत की इकाइयाँ जैसे बढ़ती चली जाएंगी, पैदावार की इकाइयाँ भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इसको खत तकसीर हासिल का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसे और इसके कुछ मफरूजात देख लेते हैं। पहले नंबर पे इसका जो मफरूज़ा है वो है मुअय्यन आमलीन पैदाइश की मिकदार में कोई तब्दीली ना आएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ मुअय्यन आमलीन में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
दूसरे नंबर पे मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ यकसा मयार की होंगी। मतलब मेरे पास जितने भी मजदूर हैं उनका मयार एक जैसा होगा। जैसे कीमत है हमारे पास 100 रुपये है, 150 है, 200 है, उनकी कदर एक जैसी रहेगी। इसी तरह कहता है कि जितने चाहे एक मजदूर लगाएं, दो लगाएं या तीन लगाएं, तो उन जिस्मानी लिहाज से एक जैसे होंगे, उनका मयार तब्दील नहीं होगा। मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ यकसा मयार की होंगी। तीसरे नंबर पे मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब होंगी। तो तीसरे नंबर पे हम ये लिख सकते हैं कि मुतगय्यर आमलीन या आमिल की इकाइयाँ ज़रूरत के वक्त दस्तयाब होंगी। चौथी इसके मफरूज़ात हैं। मैंने पहले ही हेडिंग इसकी आपको बताई है, लेकिन इधर लिखना भूल गया, तो मैं इससे मफरूज़ात लिख देता हूँ। चौथे नंबर पे तरीक़े पैदाइश में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तरीक़ा पैदाइश तब्दील नहीं होगा। ये इसके मफरूज़ात हैं। अब हम नेक्स्ट इसका जो है ना इतलाक है। कानून तकसीर हासिल का ज़्यादातर इतलाक, आप ये हेडिंग बाकायदा देंगे इतलाक की, कानून तकसीर हासिल का इतलाक सनती शोबे पर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शोबा कुदरत की बजाय इंसानी अख्तियार में ज़्यादा होता है, और इंसान अपने तजर्बे, जहानत और काबिलियत की बिना पर काफ़ी देर तक कारोबार को कानून तकसीर हासिल के ताबे रखता है। लेकिन ये नहीं समझा जा सकता कि ये शोबा हमेशा ही उस कानून के ताबे रहता है, जबकि उस कारोबार की तौसी होती रहती है और पैदावार की एक मयारी हद आ जाती है। तो इस हद के बाद मुतगय्यर पैदावार गिरना शुरू हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। कानून तकसीर हासिल, तारुफ लिखा, डेफिनेशन लिखी, आप इसकी वजाहत भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिए। आमलीन, मुअय्यन आमिल में ज़मीन है, मुतगय्यर आमिल में सरमाया है। गोशवारा भी आपको बनाना सिखा दिया। उसके बाद डायग्राम हमने बनाई है, डायग्राम की भी आप वजाहत करेंगे। उसके बाद मफरूज़ात मैंने आपको बताई है, इसके 4 मफरूज़ात हैं। और इतलाक में अगर आप इतनी बड़ी वजाहत नहीं लिख सकते तो आप सिर्फ इतना लिख दें कि इस कानून का इतलाक सनती शोबे पर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका इन्हसार मेहनत और सरमाए की इकाइयों पे है, और सरमाया और मेहनत बढ़ती जाए तो पैदावार भी बढ़ती चली जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।